जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप एनसीसी ए, बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम एनसीसी के वे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाई फर्स्ट एड। व्हाट डू यू मीन बाई फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट एड किसे कहते हैं, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। तो किसी आकस्मिक घटना या रोग से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के पास पहुंचने या अस्पताल ले जाने से पहले तक दी गई चिकित्सा को प्राथमिक उपचार कहते हैं। यानी कि जब भी कोई बीमार है या कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, जब तक उसके पास मेडिकल हेल्प पहुंचती है, डॉक्टरी हेल्प पहुंचती है, तब तक उसे जो मेडिकल हेल्प दी जाती है उसे ही प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकिल एक्सपीडिशन का क्या उद्देश्य होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइकिल एक्सपीडिशन का क्या उद्देश्य होता है। एनसीसी के अंदर जो एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो साइकिल एक्सपीडिशन के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे पहला ये कि जनता को किसी विषय के बारे में जागृति पैदा करना। ठीक है, जनता को जागरूक करना किसी विषय के बारे में, हम एक साइकिल एक्सपीडिशन रख सकते हैं अगर हमको जनता को, लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर करना है। जिस तरीके से एड्स के बारे में अवेयर करना है, पोलियो के बारे में अवेयर करना है, कोरोना के बारे में अवेयर करना है, दहेज प्रथा के बारे में अवेयर करना है, तो उसके लिए साइकिल एक्सपीडिशन रखा जा सकता है। कैडेट्स में आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए, नेतृत्व, भाईचारा जैसी भावनाओं का विकास करना, जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करना और धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटक स्थलों को देखने के लिए। तो ये उद्देश्य हो सकते हैं साइकिल एक्सपीडिशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 6 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया था। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर 6 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया तो आप कम से कम 6 पॉइंट तो जरूर लिखें अपने एग्जाम में, ताकि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एनसीसी कैडेटों को मुख्यतः कौन कौन से साहसिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा गया है। तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में नहीं लिखना है। आपको हमेशा एग्जाम में पॉइंट बना के लिखना है, ताकि जो भी आपका एग्जामिनर हो, जो चेक करने वाला हो, उसे पढ़ने में आसानी हो, तो वो आपको मार्क्स भी अच्छे देगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, आपको पॉइंट बना के लिखने हैं। एनसीसी कैडेटों को मुख्यतः कौन कौन से साहसिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो आप 1 नंबर पे लिख सकते हैं पैदल यात्रा, 2 नंबर पे लिख सकते हैं साइकिल या मोटरसाइकिल अभियान, 3 नंबर पे लिख सकते हैं पर्वतारोहण, 4 नंबर पे लिख सकते हैं चट्टानों पर चढ़ना, 5वें पे हो गया एडवेंचर कोर्स, फिर हो गया हमारा पैरासेलिंग, पैरा जंपिंग, स्लीदरिंग, सेलिंग अभियान, नौकायान और गोताखोरी। तो इस तरीके से आप इन्हें पॉइंट बना के अगर लिखेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एम ऑफ एडवेंचर ट्रेनिंग। कि जो भी हमको एडवेंचर ट्रेनिंग दी जाती है यानी कि साहसिक शिक्षा दी जाती है, उसका क्या उद्देश्य होता है। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जो भी क्वेश्चन हम वीडियोज के थ्रू करते हैं, एक तो इसकी प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसमें आप सारी की सारी वीडियोज इकट्ठे देख सकते हैं और अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर ए ग्रेड इजीली ला सकें। दूसरी बात, ये जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं उनके मैं क्विज बना के टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर देता हूं। तो टेलीग्राम पे जाइए, प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करिए। आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पे क्या होगा कि आपको डेली के डेली एनसीसी के क्विज मिलेंगे, एनसीसी के क्वेश्चन आपको वहां पर डेली मिलेंगे, जिन्हें प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो एनसीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको रेगुलरली वहां पे मिलती रहेगी। तो प्लीज ज्वाइन दी प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी टेलीग्राम चैनल। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि साहसिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है, यानी कि एडवेंचर ट्रेनिंग का एम क्या होता है। तो साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना, यानी कि लोगों को जागरूक करना इस चीज के बारे में। कैडेट में साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना, उनमें साहस की भावना को पैदा करना। कैडेट में साहस तथा सहवर्ग की भावना का विकास करना। कैडेट में लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करना, क्योंकि जो भी एडवेंचर ट्रेनिंग होती है उनके अंदर जोखिम होता है, तो हम लाइफ में भी जोखिम उठा सके, कैलकुलेटिव डिसीजन ले सकें, उस भावना को विकसित करना। और कैडेट्स में नेतृत्व के गुणों का विकास करना। कैडेट में टीम भावना का विकास करना, क्योंकि हम साथ में टीम के तौर पे जब भी हम एडवेंचर एक्टिविटीज करेंगे तो हमें एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा होगी, हमें टीम भावना पैदा होगी। और इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एडवेंचर ट्रेनिंग कराई जाती है, और यही साहसिक शिक्षा यानी कि एडवेंचर ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है।
ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है, और आपको लगातार वीडियोस देखनी है, पूरी की पूरी वीडियोस देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड, यानी कि वायु प्रदूषण को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें आप अपने हिसाब से भी आंसर बना के लिख सकते हैं, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि आप हमेशा जो भी आंसर लिखें वो पॉइंट बना के लिखें। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, पीपल, बरगद, पाखर और नीम जैसे वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है, पुराने वाहनों को सड़क पर नहीं चलना देना चाहिए। क्यों, क्या होगा, क्योंकि जो पुराने वाहन होते हैं उनसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा निकलता है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की नियमित जांच होनी चाहिए। इसके अलावा भी आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। फैक्ट्रियों के अंदर जो भी वो चिमनी होती है उसमें पहले हवा को शुद्ध करके फिर ही हवा के अंदर छोड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं ताकि जो भी केमिकल्स हैं, जो भी जहरीली गैसें हैं, वो एकदम से हवा में न छोड़ी जाएं, पहले उनको मॉडिफाई किया जाए। जो कंटेंट उसके अंदर जो खराब चीज़ें होती हैं उनको एक जगह पे रोक लिया जाए और बाद में ही हवा को छोड़ा जाए। ठीक है, ये बातें हमको ध्यान रखनी है। हमको गैस गैस का हम प्रयोग करें, जो नॉर्मल जो चूल्हे होते हैं जिनमें हम लकड़ी जलाते हैं, उपले जलाते हैं, उनका हम प्रयोग न करें। पॉलीथीन वगैरह का बहुत कम से कम यूज़ करें। पॉलीथीन को न जलाएं। अगर हम कम यूज़ करेंगे तो वो कम होगा, और अगर नहीं जलाएंगे तो फिर वो जो जहरीली गैसें उत्पन्न होती है वो नहीं होंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वनों से हमें क्या फायदे होते हैं। हाउ मैनकाइंड इज बीइंग बेनिफिटेड फ्रॉम बाय द फॉरेस्ट, यानी कि वनों से मैनकाइंड को, मानवता को क्या फायदे होते हैं। अगेन मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आपको जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको हमेशा पॉइंट बना के लिखने हैं अगर आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि मनुष्य को चारा, लकड़ी, औद्योगिक उत्पाद आदि प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से वन मनुष्य को छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वायु शुद्धिकरण, भूमि सुरक्षा आदि प्रदान करते हैं। अब इसमें आप किस तरीके से पॉइंट बना के लिख सकते हैं। वनों से मनुष्य को चारा मिलता है, एक पॉइंट हो गया। वनों से मनुष्य को लकड़ी प्राप्त होती है, दूसरा पॉइंट हो गया। वनों से मनुष्य को औद्योगिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, तीसरा पॉइंट हो गया, जो कि हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। हमें अप्रत्यक्ष रूप से भी वनों से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्या क्या प्राप्त होती है, वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो कि हमारे जीने के लिए अति आवश्यक होती है। वनों से वायु शुद्धिकरण होती है, एयर पोल्यूशन कम होता है। वनों से जो मृदा अपरदन होता है उसका खतरा कम हो जाता है, तो उससे भूमि सुरक्षा होती है। वनों से क्या होता है कि वनें जो होती है, वन अगर ज़्यादा होंगे तो बारिश भी ज़्यादा होगी, और बारिश हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट बना के लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारा एनसीसी का एग्जाम होता है तो हमें होता है कि हमें एग्जाम के अंदर लेनी है ए ग्रेड, क्योंकि जब हम ए ग्रेड लेंगे तभी हम पूरे के पूरे बेनिफिट ले पाएंगे हमारे बी या सी सर्टिफिकेट के। उसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हम होते हैं या तो स्कूल लेवल पे होते हैं, हम ज़्यादातर कॉलेज लेवल पे होते हैं। और जब हम कॉलेज लेवल पर होते हैं तो हमारे पास हमारे सब्जेक्ट भी होते हैं पढ़ने के लिए, फिर ऊपर से एक और बुक हमको पढ़नी पड़ती है, एनसीसी हैंड बुक, जिसमें भी बहुत सारा कंटेंट दिया होता है। तब हमें रियलाइज होता है कि काश हमारे पास एनसीसी के नोट्स होते और उनके अंदर वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमको एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ना पड़ता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीसी नोट्स इन हिंदी के नाम से एक पीडीएफ तैयार की गई है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनसीसी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पेपर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पेपर। आपके एनसीसी के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, जैसे एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है, एलएमजी की फुल फॉर्म क्या होती है, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सारी की सारी फुल फॉर्म उसके अंदर इकट्ठी दे रखी है। इंपॉर्टेंट डेज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आर्मी डे कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज उसमें इकट्ठे दे रखे हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सारे के सारे उसमें दे रखे हैं। अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना और वो भी कम समय में, तो आप उस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और व्हाट्सएप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि व्हाट इज इकोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव एवं उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों को अध्ययन किया जाता है उसे ही हम इकोलॉजी कहते हैं। देखो क्या है, इकोलॉजी के अंदर क्या आता है, लॉजी जब भी वर्ड किसी के पीछे आ जाता है तो इसका मतलब होता है स्टडी, जैसे बायोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, इस तरीके से। तो अब ये किस चीज़ की स्टडी होती है, ये स्टडी होती है, ये विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जीव और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
आपको पता है कि हम अकेले नहीं हैं, जीव जंतु वन ये हमसे इंटरकनेक्टेड होते हैं और हम इन्हीं के सहारे जीते हैं। तो हमारा इन पर और इनका हम पर प्रभाव पड़ता है, हमारा इनसे पारस्परिक संबंध होता है, और इसी संबंध की जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है, उसी स्टडी को, उसी विज्ञान की शाखा को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भूमि कटाव को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। देखो, भूमि कटाव को रोकने के क्या उपाय होते हैं? बहुत सारे उपाय होते हैं, आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पहले एक बार इसे पढ़ लेते हैं, फिर मैं पॉइंट बना बना के आपको बताऊंगा। पेड़ पौधों को न काटा जाए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं तथा नदी नालों के किनारे पर बांध बनाए जाएं तथा उनके किनारों पर पेड़ पौधे लगाए जाएं जिससे पानी का कटाव न हो। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, भूमि कटाव को अगर हमको रोकना है तो सबसे पहली बात तो हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पहला पॉइंट हो गया। जहां पर भी खाली जगह पड़ी है वहां पर हमें घास उगा देनी चाहिए, दूसरा पॉइंट हो गया। नदी के किनारों पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तीसरा पॉइंट हो गया। सड़कों के किनारे पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि जब सड़कें ऊंची होती हैं और अगर उनके किनारे पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जैसे ही बारिश आएगी तो वो सड़कें कटने लग जाएंगी। लेकिन अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं उनके किनारों पर, तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा को बांध के रखती है और भूमि कटाव नहीं होगा। ठीक है। फिर क्या हो सकता है? फिर जहां पर रेत होती है, बिल्कुल रेत ही होती है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि खेतों के चारों तरफ पेड़ लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि ज्यादा हवा नहीं आएगी, ज्यादा आंधी एकदम से नहीं आएगी, क्योंकि वे पेड़ उसे रोक लेंगे, और उससे भी क्या होगा कि मृदा अपरदन का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम लिख सकते हैं बना के, और नदी नालों के किनारे पर बांध बनाए जा सकते हैं। पक्की ईंटों के द्वारा भूमि कटाव को रोका जा सकता है। तो इस तरह के आपको पॉइंट बनाने हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे 5 मार्क्स का ये एग्जाम में पूछा गया था, आपको कम से कम 6 से 7 पॉइंट बना के लिखने हैं ताकि आप एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 ऑब्स्टेकल गिवन टू एनसीसी कैडेट। आपको पता है कि एनसीसी के अंदर ऑब्स्टेकल प्रशिक्षण होता है, तो ऑब्स्टेकल प्रशिक्षण में किन्हीं 5 ऑब्स्टेकल के नाम लिखने हैं हमको। तो यहाँ पे 9 के लिखे हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। तो स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, जिगजैग बैलेंस, हाई वाल मतलब ऊंची दीवार, डबल डिच मतलब दोहरी खाई, राइट हैंड वोल्ट, लेफ्ट हैंड वोल्ट, गेट वोल्ट और रैंप पंप। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं? ऑब्स्टेकल होती हैं, बाधा प्रशिक्षण होता है, और इसमें से किसी 5 के नाम पूछे गए थे, ये आपको बताना है। एक बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछा गया था कि ऑब्स्टेकल के अंदर सबसे पहली ऑब्स्टेकल कौन सी होती है, तो सबसे पहली ऑब्स्टेकल होती है स्ट्रेट बैलेंस। कौन सी होती है? स्ट्रेट बैलेंस, यानी कि सीधी बीम। सीधी बीम अगर हिंदी में पूछी जाती है तो सीधी बीम इसका आंसर होता है। ये सबसे पहली बाधा होती है। एनसीसी में मुख्यतः कितनी बाधा होती है? तो मुख्यतः एनसीसी के अंदर 10 बाधाएं होती हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मैं और भी वीडियोस लगातार बना रहा हूँ, पहले भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इन सभी को एक प्लेलिस्ट के अंदर मैं डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सारी की सारी वीडियो देख लेनी है अगर आप एनसीसी के अंदर ए ग्रेड लेना चाहते हैं तो। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।